हेलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir, you're audible, sir. Yes, sir, yes. चालू है। वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आवर नेक्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, जो स्टार्टअप लीगल एंड इथिकल स्टेप्स, स्टार्टअप लीगल एंड इथिकल स्टेप्स, इसके बारे में आप इस सेशन में डिस्कस करेंगे। Yes, sir. Good ओके। afternoon, everyone. Am I audible now? स्टार्टअप लीगल एंड इथिकल स्टेप्स। जब हम स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस को स्टार्टअप करने के Nice. लिए लीगल एंड इथिकल स्टेप्स इज इम्पोर्टेंट। सो इस सेशन में हम बात करेंगे, सेशन हाइलाइट्स है अंडरस्टैंडिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल स्ट्रक्चर, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस बेसिक, ethical practices in fashion business and sustainability and social responsibility. These are the topics for our second session, legal and ethical steps. First thing is that जब हम start करते हैं, when we start up of any type of business, that time we want to follow the rules and regulations and all type of works which are administrated by government of Maharashtra, government of India. And one thing is that उसी में हमें legal and ethical steps को follow करना है। उसके बाद हम अपना business start कर सकते हैं। लेकिन बात क्या होती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम समझ नहीं सकते। जब तक हम उसको समझने नहीं सकते तब तक आगे नहीं जा सकते। अंडरस्टैंडिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रॉपरली, देन बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें समझना चाहिए। आईपीआर समझना चाहिए। टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस बेसिक कैसे होते हैं वो समझने चाहिए। इथिकल प्रैक्टिसेस एंड इन फैशन बिजनेसेस, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तभी हमारा बिजनेस अच्छा हो सकता है और हमारा स्टार्टअप जो है लीगल एंड एथिकल स्टेप्स की तरफ से जा सकता है और हमें सक्सेस मिला दे सकता है। सो द मेन वी कॉल दैट द सक्सेस, definition of success is not only on this journey. We call that we want to follow the rules and regulation of so-called governments and rules and regulation of legal and ethical steps which are organized by various type of government agencies. And one thing is that when we understand properly this type of steps, that time your business, your startup, your product getting very much good and healthy. So जिस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, अंडरस्टैंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट को कैसे हम क्वालिफाइड कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कैसे हम बिजनेस की प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। इसलिए हमें सीजन इस सेशन में ऑब्जेक्टिव को, पहला ऑब्जेक्टिव जो है अंडरस्टैंडिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लर्न एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिल्ड सस्टेनेबल स्टार्टअप मॉडल। So, importance of legal compliance may avoid penalties and legal issues, build businesses credibility, smooth business and operation. So, first thing is that legal requirements क्या है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमने प्रोडक्ट चूज किया, प्रोडक्ट चूज करने के बाद हमने आर एन डी किया, आर एन डी करने के बाद हमें लगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अभी मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तकनीकी जो जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। टेक्निकल जो इश्यूज है हमें कंप्लीट करने चाहिए। पहले तो हमारे बिजनेस जो है, हमारा जो बिजनेस, समझो हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, समझो हमने कुर्ती लॉन्च किया, कुर्ती लॉन्च करने के बाद हमें लगता होगा कि हमारा प्रोडक्ट पहला ही एकदम क्रिएटिव प्रोडक्ट है, दैट्स वाई इसकी तरह दूसरा कोई नहीं, उसका हमें कम से कम पेटेंट लेना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क लेना चाहिए। ये स्टार्टिंग होगा। लेकिन बिफोर दैट हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त हमें अपना बिजनेस को पहला नाम देना चाहिए। व्हाट्स द बिजनेस नेम, बिजनेस का नाम क्या है। सो समझा, हमें हमें कुर्ती हम लॉन्च करें तो साक्षी कुर्ती सेंटेंस, साक्षी कुर्तीज लुक लाइक दैट टाइप ऑफ, हमें पहला नाम देना चाहिए। नाम देने के बाद वो नाम मार्केट में है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो बिजनेस का कॉपीराइट है या कोई ट्रेडमार्क है या कोई मतलब पेटेंट लिया है क्या नहीं, ये सब बारे में हमें चर्चा खुद से करनी चाहिए, आर एन डी करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट की जो जगह है, हमारे प्रोडक्ट का सेंटर है, हमारे प्रोडक्ट की एथिकल सेंटर कौन सा है वहाँ पे बोलते रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। शॉप एक्ट लेने के बाद पहले स्टार्टिंग ये पॉइंट है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एक्ट हो गया, बिजनेस की सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं हम, उसके बारे में हमें डालना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। और बात उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उसकी जो जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है सब पूरी करनी चाहिए। उसके रिक्वायरमेंट्स है, समझो हमारा बिजनेस 30 लाख के आगे जा रहा है, तो 30 लाख के आगे जा रहा है तो समझो हमें
उसका जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी के जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। सो ऑल टाइप ऑफ वर्क्स, ऑल टाइप ऑफ थिंकिंग एंड थॉट्स, ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, सब हमें पहले पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। जब तक हम डॉक्यूमेंट टेक्निकली कंप्लीट नहीं करते, तब तक हमारा बिजनेस लॉन्च नहीं हो सकता। क्योंकि सपोज हमने डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट किया, लुक लाइक एनी टाइप ऑफ बाजार, एनी टाइप ऑफ मार्केट, that type what happens, we get very much problem, because we know very well that right now when you're talking about in type of income tax department, GST department, or in type of government agencies, they are just focusing on your business। because मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नासिक जिले में एक येवला नामक तहसील है, तालुका है। वहाँ पे एक वड़ा पाव सेंटर है। वड़ा पाव सेंटर वाला आदमी एकदम सादा सीधा आदमी है, लेकिन उसका वड़ा पाव सेंटर आप भविष्य में कभी नासिक में और येवला में आ जाए पैठनी लेने को, तो तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सेंटर है, वड़ा पाव सेंटर है, समाधान वड़ा पाव सेंटर करके। उस समाधान वड़ा पाव सेंटर में सिर्फ 10 रुपये में, अभी 20 रुपये हुआ, 10 रुपये में 3 वड़ा पाव मिलते। लेकिन समाधान वड़ा पाव सेंटर में आप जब जाओगे, 10 रुपये हो गए, तो जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक आदमी देता रहेगा, कुछ भी नहीं बोला। तो 2 साल के बाद 2017 की बात है, 2017 में इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसा गया था, चलो वड़ा पाव खाने जाएगा, उसका टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। खाने के बाद उसने देखा तो 4 दिन के बाद वहाँ पे इनकम टैक्स की रेट गिर गई। इनकम टैक्स की रेट गिर गई, तो वहाँ पे जितने वड़ा पाव के कागज थे वो सब बोलते ना डस्टबिन से निकाले, और उस पर उसका बिजनेस डे गिर गया। तो उस बंदे का हर महीने का कम से कम 2017 में 65 से 70 लाख रुपए बिजनेस का टर्नओवर था, इतना देके भी। सो उसके पास सिंगल पेपर भी नहीं था, सिंगल पेपर नहीं था ना, जीएसटी तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम बोलते ना शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनकम टैक्स का फॉर्म नंबर 16 भरा है क्या, इनकम टैक्स रिटर्न किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इनकम टैक्स ऑफिसर नया नया बंदा था, अच्छा बंदा था, वो गांव का लड़का था, उसने उसको सब कुछ सेटअप करके दिया, और उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन उनके हायर ऑफिसर थे, वो कहने लगे थे कि नहीं, इसको अभी इतना कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का हम तय करेंगे। उस बंदे ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके पास जो बोलते इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस लगती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लगते हैं, वो उसके पास कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई ये बंदा जब उसको ये समझ में आया, तभी उसको पता चला कि मेरी गलती है कि, देखिए, तो बिजनेस स्टार्ट कर लिए पहले हमें अपनी गलतियां समझनी चाहिए। जो गलतियां क्यों करते हैं हम, डायरेक्टली बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करना पड़ता है। एक बार आपका प्रोडक्ट कम ज़्यादा सेल हो जाए, इट्स नॉट अ मैटर, बट आपको कम से कम आपके बिजनेस की जो इथिक्स है, बिजनेस के रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आपको अच्छा सोचना चाहिए। और जब आप ये सोचोगे तब आप आगे जा सकते हैं। सो थिंक अबाउट दैट कि आपको बिजनेस प्रैक्टिसेस अच्छी करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल स्टार्टर मॉडल आपको अच्छा करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल कंप्लायंस इज दैट अवॉइड पेनल्टीज एंड लीगल इश्यूज। जो पेनल्टीज है, अभी देखो उनको पेनल्टी लग गई 2 दिन, लेकिन लीगल इश्यूज है वो कंप्लीट करनी चाहिए। समझो आपने आपकी जगह पे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपने आपका बिजनेस कोई रेंट पे जगह पे स्टार्ट किया, दैट टाइम आपको ये लगना चाहिए कि, मैं तो कहना चाहता हूँ कि पहले रेंट का एग्रीमेंट कर लीजिए। उसके बाद उसके साथ एग्रीमेंट होने के बाद उसकी जगह खुद की है क्या वो देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पे पानी, जो नीड्स है बिजनेस की, वो सब कुछ मिलती है वो देख लीजिए। उस एग्रीमेंट से सब कुछ चीज़ें आपको परफेक्ट करनी चाहिए। अवॉइड पेनल्टीज एंड लीगल इश्यूज के कारण, समझो जीएसटी नहीं होगा, आपका शॉपेक नहीं होगा, तभी भी आपको समझो आपको पेनल्टीज भरनी पड़ेगी। अभी देखिए, ज़्यादातर एमआईडीसी एरियाज वगैरह जब बात करते हैं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बिजनेस और स्मॉल के बिजनेस, तो ज़्यादातर बोलते ना गांव खेड़े के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत रहते, सरपंच रहते, तो उनका भी एनओसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आप छोटी चीज़ों की छोटा बिजनेस भी डालते हो, वड़ा पाव सेंटर या कोई भी चीज़ डालते हो, या कोई अपना कुर्सी सेंटर डालते हो, या कोई अपना बोलते ना गारमेंट बिजनेस फैक्ट्री डालते हो, तो आपको पहले एनओसी लगनी चाहिए। एनओसी लगेगी, उसके पहले आपको शॉपैक लगेगी, एनओसी लगेगी, अपने पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने फर्म का पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद एनओसी के बाद आपको आपका लीगल, जो समझो आप आपका ट्रेडमार्क लेने रहे हो आपके प्रोडक्ट का, उसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। वो पेटेंट होगा तो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको आपका बिजनेस करना है। बिजनेस बिल्ड करते वक्त आपको क्रेडिटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन आपके होने चाहिए,
जब तक आप इस सेशन में, मैं कहना चाहता हूँ कि लीगल रिक्वायरमेंट से लेकर बिजनेस प्रैक्टिसेस लेकर सस्टेनेबल मॉडल तक, ये सब चीजें आपके पास आ जाने के बाद आप अपना बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन बात क्या होती है, नए नए लड़के नए नए लड़के बच्चे या कोई भी आदमी हो, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्ट करने के बाद उसको 4 तास होते, 5 साल हो जाते हैं, 5 साल होने के बाद बिजनेस एकदम तुरंत ग्रोथ हो जाता है। ग्रो होने के बाद उसको लगता है कि अभी कुछ जरूरत नहीं, लेकिन अचानक कोई वो इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह लैब 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 गवर्नमेंट एजेंसी आपको बिजनेस पे रेड मारती, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती। तो कल प्रॉब्लम आने से पहले आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं यार, मेरा बिजनेस है, मुझे पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मीन्स व्हाट यू वांट टू लर्न प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, ये करना पड़ेगा। और आफ्टर दैट आपके पैसे का हिसाब, आपके पैसे का मैनेजमेंट, उस टाइपिंग मैंने बोल दिया आपको कि उसके लिए आपको एक सीए चाहिए, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो सब आपको बता देगा, और आपका बिजनेस अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। समझो वो वड़ा पाव सेंटर वाला सब जो 60-70 लाख रुपए हर महीना कमाता था, लेकिन उसका बिजनेस 60-70 लाख वाला नहीं था, क्योंकि उसका बिजनेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र, वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरे न करने के कारण नहीं था। जब वो बैंक में बंदा गया, मुझे बिजनेस के लिए जगह लेनी है और लेना है, तो लोन चाहिए, तो उसको पहले बोला था आपका सिविल कैसा है, आपका ट्रांजैक्शन कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं दे सकते। देखिए, जिस बंदे ने 65 लाख रुपए टर्नओवर हर महीने करने वाला था, उसका सिविल एक सिंगल डाउन था। मीन्स व्हाट, आपका पैसा ऑनलाइन आना चाहिए, आपका पैसा वी कॉल दैट प्लास्टिक मनी, बैंक के पाइपलाइन में आना चाहिए। जब तक आपका पाइपलाइन में नहीं आता बैंक के, तब तक आपका बिजनेस ये ग्रो नहीं हो सकता इथेंटिकली, लीगली, और वी कॉल दैट जो कुछ बिजनेस की प्रैक्टिस है वो परफेक्ट हो नहीं सकती। सो स्मॉल बिजनेस अपने को करना होगा, आपको बिजनेस स्टार्टअप करना हो, तो पहले आपको स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस की सब कुछ जानकारियाँ चाहिए प्रॉपरली, और ये जानकारी आपको जब तक मिलती नहीं तब तक आगे जा नहीं सकते। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इस सेशन में हम सीखने वाले, तो मीन्स व्हाट, स्टार्टअप करने से पहले आपका प्रोडक्ट चूज करना, प्रोडक्ट का पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जहाँ पे आपका प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको उसका शॉप पैक लेना पड़ेगा। उसके बाद उसका शॉप पैक लेने के बाद अपने कंपनी का सुबह रेंट होगा, तो उसके लिए आपको उसका रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट करने के बाद आपको उसका पैन निकालना पड़ेगा। पैन निकलने के बाद आपको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। बैंक की तरफ जाने के बाद आपको बैंक अकाउंट को खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है, एनओसी करके कोई डिपार्टमेंट होगा, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का एनओसी होगा, ग्राम पंचायत का एनओसी होगा, एनओसी होगा, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एनओसी होगा, वो लेना पड़ेगा। ये सब होने के बाद आपको उद्यम आधार पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उद्यम जब तक नहीं होता तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उद्यम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उद्यम होने के बाद आप एक उद्यमी होते हो, फिर स्मॉल स्केल होगा, मेक इन इंडिया पे प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जेम पोर्टल है, आपको बिजनेस आपका ग्रो करना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको जेम पोर्टल पे जा सकते हो। जेम पोर्टल में 2 प्रकार की फैकल्टीज होते हैं, आपका बिजनेस हो, डूइंग सर्विसेज होगा, तो आप वहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्ट आप लोग को, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपका प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हो। सो उसके बाद उद्यम सब कुछ होने के बाद जीएसटी होगा, उसके बाद इनकम टैक्स का आपका फाइल बनाना पड़ेगा हर ईयरली वगैरह, उस सीए की तरफ जाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब आपको रिक्वायरमेंट जरूरी है। इसके बाद आपका बिजनेस आप अच्छी तरह स्टार्ट करते हो। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके लिए आपको उसका ट्रेडमार्क, उसका रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज दैट चूजिंग बिजनेस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है बिजनेस स्ट्रक्चर का, चूजिंग बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट टू क्लैरिफाई यू कि आप सभी को जानना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस कैसा मुझे करना है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका पार्टनर सच्चा हो, अच्छा हो, और दिल का सच्चा आदमी हो, एथिकल हो, और ट्रांसपेरेंट हो, बिजनेस के लिए डेडिकेशन देता हो, बिजनेस के लिए आपकी तरह से वो हर वक्त वर्कआउट करता हो, तो उससे मैं कहूँगा जरूर आप पार्टनरशिप कीजिए। लेकिन बात क्या होती है, जब भी कोई छोटा प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हो, पहले बिजनेस के स्ट्रक्चर ये है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके बाद पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। एलएलपी के बाद अगर आप फुल एरिया लीगल फार्मूला में काम करते हो तो आप कर सकते हो। मीन्स वाट, उसके लिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हो। ये 3 प्लेटफॉर्म है।
इसमें भी सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, आपकी कैटेगरीज होगी। कौन सी कैटेगरीज होगी? आपका प्रोडक्ट कौन सा है? आपका फूड का प्रोडक्ट है, गारमेंट का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विसेज साइड, ये सब उसमें आ जाएगा। पार्टनरशिप में करते वक्त आपके पार्टनर कितने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें कैसे काम कर रहे हैं, यानी काम करते वक्त हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपनी है क्या नहीं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जब हम बात करते हैं, मीन्स व्हाट, प्राइवेट पार्टनरशिप मध्ये पार्टनरशिप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फुल एरिया होता है, इसमें जो होगा लीगल फॉर्मूला होता है। ये सब प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए। सो डिसीजन बेस्ड ऑन योर स्केल एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, आपको क्या करना है। सपोज आप 4 लोग एक साथ काम करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो। आपको खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी हो तो आप खुद के 4 लोग 10 लोग अपने रिलेटिव्स लेके आप पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और यू आर ओनली ऑन सोल एंड होल, दैट टाइम प्रोप्राइटरशिप में आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बिजनेस के स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर करते वक्त आपको ये बात ज़हन में डालनी पड़ेगी कि आपको ये तीनों भी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तीनों के भी आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो आपके रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होते तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तभी आपका बैंक में अकाउंट खुल सकता है, तभी आपका सी की तरफ अपना इधर अदर ट्रांजेक्शन इधर सब चीज़ें आपके हो सकती है। सो लाइसेंस एंड अप्रूवल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ओएमएस से भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस है। उसके बाद सीए की तरफ हमें जाना पड़ेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, शॉप एक्ट लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस। आपका ट्रेड क्या, ट्रेड। और दूसरी बात ये भी है उसमें आपको उद्यम में कौन कौन से आपके प्रोडक्शंस है उसका डालना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन में, एमएससी में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से चीजें, उसमें आपके कामगार कौन से, आपके वर्कर कौन से डेली वेजेस पर है, उनके फॉर्म संपूर्ण बात करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट ये है कि नहीं। सपोज आपकी फैसिलिटेशन कंपनी होगी तो उसकी तरफ वैसे डॉक्यूमेंटेशन डालना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट जब जाता है तो उसके लिए जीएसटी लगता है। ऑनलाइन ई वे बिल हम जनरेट करते रहते हैं। ई वे बिल जनरेट करते वक्त आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर है। जीएसटी नहीं होगा तो आप पैन कार्ड डाल सकते हो, लेकिन पैन कार्ड के लिए भी 40 लैक्स बिलो, 4 लाख के आगे गया, 40 लाख के आगे गया तो आपको जीएसटी लगता है। 40 लाख के बिफोर आप पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको हर्जाना भर पड़ना पड़ता है। तो आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। मीन्स व्हाट, जब हम बात करते कंपनियों के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप रहती है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप रहती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए सब डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एनओसी रखते लगेगी आपको उसी डिपार्टमेंट की। समझो तुम्हारा कोई केमिकल का प्रोडक्ट होगा तो आपको लाइसेंस और एनओसी लगेगी। फूड एंड डिपार्टमेंट के लिए एनओसी लगेगी, आपके हर चीज़ के लिए एनओसी लगेगी। तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की लगेगी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लगेगी। समझो केमिकल का प्रोडक्ट होगा तो आपको उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एनओसी लगेगी। मीन्स व्हाट, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सिर्फ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बाकी बताए मैंने, बाकी बहुत डॉक्यूमेंट जो है वो सब आपको मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट बी थिंक अबाउट प्रॉपरली how to grow your business with the follow structure of business. And one thing is that business registration for important is that first thing is that Udyam registration, second is that GST registration, third is that shop act license, fourth is that trade license, you want to trade your business. Take last one is that you want to take your business patent also, if you are the registration. Last one, you want to take the NOC from various department, look like your gram panchayat, your municipal corporation, all type of. And shop act license to Udyam and trade license to GST, all type of documents are very much important. And after that, license and approvals, local authority permission is important. I already told you कि लोकल अथॉरिटी की परमिशन भी हमें चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जब बात करेंगे, एक्सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको के पास होगा तो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि बारामती में एक फैक्ट्री है जहाँ पे अपने टॉवेल्स जो है हम इस्तेमाल करते टॉवेल्स है, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बारामती के टॉवेल्स पूरे मिडल ईस्ट में जाते हैं। भारत में एक भी टॉवेल एक्सपोर्ट सेल नहीं करते वो लोग, पूरे बाहर एक्सपोर्ट किया जाते हैं। और वो भी बंदा एक महाराष्ट्रियन बंदा है, वो पूरा एक्सपोर्ट करता है।
तो माय क्वेश्चन इज दैट कि आपको ये सब कोड लगेंगे। समझो मैं अभी समझो फूड फैक्ट्री डाल रहा हूँ तो मुझे फूड लाइसेंस लगेगा। फूड लाइसेंस निकालने के वक्त मुझे वहाँ पे हर चीज की जरूरत है। वहाँ पे फूड लाइसेंस के लिए पानी की जरूरत है, पानी का रजिस्ट्रेशन जरूरत है, जरूरत है मट्टी की जरूरत है। मीन्स बात मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोडक्ट का भी रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का भी टेस्ट होगा। और जब बोलते लैब से सब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएंगे तभी हम प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके स्वतः खुद के कंपनी के बारे में जब बात करेंगे, हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, यू मस्ट स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड private limited company. Private limited company have two kinds. First is a partnership LLP and second is a private limited full membership director body. ये ऐसा हम काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है सो सब आपके स्क्रीन पे हमने बताए, तो स्क्रीन पर दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमें लगेंगे। लोकल ऑथोरिटी परमिशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईएससी कोड, ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन एंड कनेक्टेड विद वी कॉल दैट द सीए पर्सन। यस, ये सब चीज़ें आपको लगेगी, तभी आपकी कंपनी फर्म हो सकती है। और इसे फर्म करने के लिए आपको आपके करंट अकाउंट में, बैंक के करंट अकाउंट में कुछ बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन के नियम से समझो स्टार्टिंग 5,000 रुपये अमाउंट डालनी पड़ेगी। सपोज प्रोप्राइटरशिप होगा तो हर चीज़ डायरेक्टर बॉडी की तरफ से सिंगल वाला, और डबल पार्टनरशिप होगी तो आपको प्रोप्राइटरशिप की तरफ से आपको उतना पैसा बैंक के ट्रांजैक्शन में डालना पड़ेगा। एंड ट्रांजैक्शन डालने के बाद आपको ये करना पड़ेगा कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद द टेक्निकल एंड सेल्स डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा है इसका भी जानकारी होनी चाहिए। और बात ये भी, आपके ऑफिस में जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में काम देखता होगा, तो जो कुछ बंदा होगा, बंदी होगी, तो उसको भी आपका पर्सन को यू मस्ट बी थिंक अबाउट, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। हर साल हर चीज़ का रिन्यूएशन होता ना करना पड़ता है। और समझो एक नासिक में एक बंदे का एक प्रोग्राम है, उसका मैंगो चिप्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन 1.5 साल हो गया था उनका, रिन्यूअल नहीं किया था। उनको कम से कम 32,000 पेनल भरना पड़ी। और आफ्टर दैट जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, इसका आपको अपना जनरल इनकम टैक्स भरते हैं, वैसा ही फूड लाइसेंस का भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है, अपने बिजनेस का भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है, प्रोडक्ट का भी इनकम टैक्स हर साल भरना पड़ता है। सो वी डिस्कस अबाउट द बिजनेस स्ट्रक्चर, हाउ टू चूज द बिजनेस स्ट्रक्चर। सो इसमें से आपको समझना चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप सोल परफॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, एलएलपी कर रहे हो, या प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली फुल एरिया कर रहे हो, लीगल फार्मूला में कर रहे हो। ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आती, मीन्स व्हाट यू वांट टू लर्न प्रॉपरली द डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली एंड जब तक आप सजग नहीं होते आपके कंपनी के बारे में, आपके कंपनी में काम करता हो बंदा, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रहना। क्या होता है, कभी आपने कोई काम बता यहाँ पे इस कंपनी की तरफ जाना, प्रेजेंट करना है, मुझे आज पीपीटी करके दो, और समझो बंदा वो नहीं था, निकल गया, तो आपको उस पर डिपेंड ही नहीं रहना। आपको यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट, यू जस्ट गो आउट कि आपको सब नॉलेज होना चाहिए। मीन्स व्हाट, यू आर अ पार्टनर, यू आर अ प्रोप्राइटर, यू आर अ फाउंडर ऑफ योर कंपनी। मीन्स व्हाट, समझो तुम्हारी कंपनी में 10 लोग काम करें और 10 के 10 के निकल गए और आप अकेले रह गए, तभी भी आपकी कंपनी चल सकती। इसलिए आपको यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट, हाइट योर बैटल ऑन योर शोल्डर। मैं हर वक्त कहता रहता हूँ, स्टार्ट किया ना तो एंड भी आपको करना पड़ेगा। लोगों के बारे में मत सोचो, बिकॉज पीपल आर कमिंग एंड गोइंग एंड दे जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट माइंड बिजनेस में। क्योंकि जब आपकी कंपनी में काम करने वाला कोई भी बंदा होगा, बंदी होगी, आदमी होगा, तो उसको उसकी तरफ से काम करना चाहता है वो, तो ऐसा नहीं। फर्स्ट थिंग इज दैट, मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इमोशनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस आर बहुत डिफरेंस। इसमें आपको ये सोचना चाहिए, भाई ये काम दिया करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मीन्स व्हाट, कंपनी में जाने के बाद इमोशनल टच होना चाहिए, लेकिन हर वक्त आप आपके बंदों को प्रोडक्शन चालू आप लेके बैठोगे तो ये चलेगा नहीं। और आपको भी सजग होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन को चीज़ें लगती है, कौन सा क्या है।
सब कुछ ट्रांजैक्शन इवन एज अ सीए की तरफ भी आपने दिया, तो क्रेडिट एंड डेबिट लायबिलिटी आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर आने के बाद आप अच्छे बिजनेसमैन क्या स्टार्टअप कर सकते हो। तो लाइसेंस एंड अप्रोच कौन कौन से होते हैं, अभी हम बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो लाइसेंस एंड अप्रोच है लोकल अथॉरिटी ऑफ परमिशन। सी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। रजिस्टर योर बिजनेस विद लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज, ऑब्टेन शॉप एक्ट लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस टू ऑपरेट लीगली। मीन्स व्हाट, समझो मुझे पुणे में कहीं चाकन पे, यहाँ पे चाकन पे कहाँ पे एक गाँव है, वहाँ पे मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है एमआईडीसी की तरफ। तो पहले मुझे चाकन के एमआईडीसी की तरफ से मुझे कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे मेरा शॉप एक्ट लाइसेंस होगा। उसके बाद मुझे एनओसी लेनी पड़ेगी ग्राम पंचायत की तरफ से। उसके बाद म्यूनसिपल अथॉरिटी होगी तो म्यूनसिपल अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिजनेस का। ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये सब होने के बाद मेरा बिजनेस ऑपरेट लीगली हो सकता है। मीन्स सॉरी, मीन्स व्हाट, आपका लाइसेंस एंड अप्रोच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। ये सब चीजें करने के बाद, लोकल अथॉरिटी परमिशन होने के बाद अपना बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद हम लाइसेंस लेने जाते हैं, परमिशन लेने जाते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी बहुत कंपनियां हैं, उनके बारे में आप देख सकते हो, उनका सिर्फ स्केलेटन खड़ा है एमआईडीसी में। तो आपको पहले सब लीगल डॉक्यूमेंट्स, इथिकल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। आगे जो है आईएस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। कोड जो है मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस इन्वॉल्व इन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, अप्लाई वाया डीजीएफटी पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीजीएफटी पोर्टल है, वहाँ पे सिंपल मीन्स व्हाट्सअप बता दिया जाता है। आप सिर्फ डीजीएफटी पोर्टल डाल दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, वहाँ पे आईएससी आप कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको मिल सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, सिनॉप्सिस, एनालिसिस, प्रोडक्ट कैसा है, उसमें कोई पर्यावरण की हानि नहीं क्या, आपने कॉपी किया है क्या, ये सब कुछ उस पर आपको डालना पड़ता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन कोड मिलता है, उसको बोलता था आईएससी कोड बोलते हैं। आईएससी कोड अगर आपको मिल जाए तो आप अपना बिजनेस इंटरनेशनली भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आगे हम बात करें लाइसेंस एंड अप्रूवल की। इंडस्ट्री स्पेसिफिक अप्रूवल, गेट रिक्वायर एनओसीज परमिट्स डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। मीन्स व्हाट, आपको जितनी रिक्वायर परमिट है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस से, सब आपको एनओसी लेनी पड़ेगा। मीन्स व्हाट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, एनओसी, वो आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हसा है, एफएसएसआई फॉर फूड, पोल्यूशन कंट्रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फायर एनओसी फॉर फैक्ट्रीज। सी, मैंने बोल दिया था आपको, फूड लाइसेंस के लिए, फूड के लिए आपको ऐसा एफएसआई लेना पड़ेगा। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग की आपको करना हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। और फायर एनओसी फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री सर्टिफिकेट, फैक्ट्री के लिए भी हमें एनओसी लेना पड़ेगा, फायर एनओसी। क्योंकि जब बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ फैक्ट्री, वहाँ पे ज़्यादातर फायर होते रहता है। तो सो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सब एनओसी होती है। जब एनओसी होगी तो आपका बिजनेस के लिए आपको फायदा होगा। और दूसरी बात ये भी कहूंगा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, तो आपके बिजनेस का आपको क्लेम के लिए कम से कम अपने बिजनेस का आपको ये करना पड़ेगा। तो बिजनेस का जो अपना, जैसे हम मेडिक्लेम इस्तेमाल निकाल, वैसा अपने बिजनेस का आपको भी क्लेम, अपने बिजनेस का वेरियस टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकालते नहीं तब तक अपने बिजनेस का आप अच्छी तरह से सेटलमेंट अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ ट्रबल इन योर बिजनेस, एनी टाइप ऑफ, वी कॉल दैट डिजास्टर कम टू योर बिजनेस, दैट टाइम आपका जो कुछ होगा, आपका जो कुछ होगा सब गया होगा, लेकिन आपके पास क्लेम होगा। और जब तक आपके पास क्लेम होगा तो आप निश्चिंत रह सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बोला, वही बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने सब बॉलीवुड की वो हिंदी फिल्म देखी होगी, परेश रावल और अक्षय कुमार साहब जो है, उसमें उन्होंने बताया कि उसका दुकान रहता है परेश रावल साहब का। और वो दुकान पूरा देवी देवता का रहता है। हर बंदा आने के बाद वो भगवान का नाम अलग अलग तरफ से ब्रांड करता रहता है। बिकॉज परेश रावल इन दैट पर्सन, गुज्जू भाई was a great salesperson. गुज्जू भाई was a great salesperson. So question is that वो बिजनेस जानता था, आदमी की नस उसने पहचान थी। लेकिन बात ये थी कि उसने अपने बिजनेस को, एक बोलते ना कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो। और उसके कारण जब वो अपना क्लेम जानने के लिए कंपनी की तरफ जाता है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन क्लेम के लिए जाता है, क्लेम वो कंपनी बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, मैं इसका बिजनेस का इंश्योरेंस निकलने के कारण, इंश्योरेंस न निकलने के कारण कंपनी बोलती है दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। मीन्स व्हाट, जब हम इंश्योर करते कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को इंश्योर करते,
तो कम से कम हम लोग सिर्फ आखिरी बार एजेंट आता है और कहता है साइन कर दो, साइन कर दो। हमें कभी बोलते ना पढ़ने के लिए वक्त नहीं। लेकिन मेरा कहना है कम से कम आप पढ़ लो, और इंश्योर किया होता तो उसके पूरे पैसे मिल जाते। मीन्स व्हाट, आपको लाइसेंस एंड अप्रूवल्स के साथ अपने कंपनी का इंश्योरेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दैट। इंश्योरेंस करना पड़ेगा। जब तक आप इंश्योरेंस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि डिजास्टर जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं, डिजास्टर कभी भी आपके बिजनेस में आ सकते हैं, कभी फ्रॉड हो सकता है, कभी चोरी हो सकती है। तो आपका इंश्योरेंस होगा तो आपकी कंपनी का लायबिलिटी अच्छा होगा। सो license and approvals are very much important for our business. Local authority permission, import export code, industry specific approval and insurance also important. बिजनेस में आईपीआर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके जो अधिकार है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, लोगो क्या है, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। और ज्यादातर आपको उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क जब तक लिखते नहीं, आपको आपका ब्रांड का नेम और लोगो दोनों का ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये भी एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। मीन्स बात, मुझे कुर्ती लॉन्च करनी है, मुझे ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे टी शर्ट लॉन्च करना है, मुझे एनी टाइप ऑफ विच इज रिलेटेड टू योर फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज, मुझे लॉन्च करना है, तो ब्रांड नेम, लोगो ये लॉन्च कर, ट्रेडमार्क लॉन्च करते वक्त मुझे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी तरह जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट किसी ने कॉपी कर लिया और खुद का नाम लिया, और मेरा प्रोडक्ट ज्यादा चलने से कम चल रहा है और उसका प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, तो आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो। अगर आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो, आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तो। So protect your product or brand identity, name and logo. Register under the trademark registry India to prevent misuse। और ज्यादातर मिसयूज ना हो, इसलिए आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। वहां पे सिर्फ और एक सिंपल सी प्रोसेस है। उस सिंपल प्रोसेस पे आपने सब डॉक्यूमेंटेशन फिल कर दिया। आपका ट्रेडमार्क लेना होगा तो आप उसका कैलीग्राफी, नाम, ब्रांड नेम वगैरह, लोगो वगैरह उस पर अपलोड कर दीजिएगा। जो पीएनजी फाइल रहती है वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने जो भर दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। आने के बाद आपको उसके मीन्स व्हाट, पेटेंट होगा, ब्रांड होगा, लोगो होगा। टी और आर, टी मीन्स टेम्पररी रहता है, आर मीन्स रजिस्ट्रेशन हो गया अपना नाम। शुरू 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 में वो टी आता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे कॉपीराइट डिजाइन। आपका जो समझो, मेरा कुर्ती ऐसा है, मेरा कुर्ती ऐसा सिस्टम का कुर्ती है। कुर्ती के सामने आपको, सपोज आपने पहली बार यूनिक कुर्ती बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट वगैरह से योर डॉक्यूमेंट्स किया, ट्रेडमार्क लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन जब बात करते हैं डिजाइन की, आप आपके खुद के डिजाइन को कंप्यूटर पे आपने ऑटो कैड कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें डिजाइन तैयार किया, कलेक्शन, पैटर्न्स, क्रिएटिव वर्क, उसके लिए आपको कॉपीराइट करना पड़ेगा। कॉपीराइट है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट आपके खुद की अहमियत है, खुद का बिजनेस है, खुद का बोलते ना उसको नॉलेज है। समझो मेरा बुक है, मेरे डिजाइन है, मेरे स्केचेस है, मेरे कलेक्शंस है, मेरे पैटर्न्स है, मेरे क्रिएटिव वर्क है, इसका सब हम कॉपीराइट ले सकते हो, लेते हैं। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन बट रेजिस्टेंस एट लीगल स्ट्रेंथ। और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। मीन्स व्हाट, जब आप कॉपीराइट करोगे तो सेफ गार्ड इज इम्पोर्टेंट। लुक लाइक जैसे हमारे घर को फेंसिंग लगाते हैं, वैसे कॉपीराइट अपना काम करता है। आपके प्रोडक्ट को, आपके डिजाइन को कोई चोरी कर नहीं सकता। देखिए, जब हम बात करते हैं डायलर टोन की, जब हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, पिक्चर देखते, डायलर टोन देखा सुनते हम फोन पे, किसी को मैंने कॉल किया, जस्ट जस्ट कॉलिंग, डायलर टोन कॉल किया और डायलर टोन सुनाई देती मुझे। डायलर टोन सुनाई देती, तो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार, अरे बाप, डायलर टोन सुनते हैं। लेकिन ये आपने कभी सोचा है क्या, जब जब हम डायलर टोन सुनते हैं, तभी तभी जब कोई भी गायक होगा, कोई सिंगर होगा, उसको उसका परसेंटेज कंपनी की तरफ से जाता है। मीन्स व्हाट, ये उसका आईपीआर है, कॉपीराइट है, उसको हर वक्त पैसा मिलता रहता है। जैसे वैसे आपके प्रोडक्ट को वो किसी ने कॉपी किया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, या उससे अपन हर्जाना मांग सकते हैं। सो कॉपीराइट इश्यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉपीराइट आपको करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आईपीआर बिल्ड ब्रांड वैल्यू एंड प्रिवेंट कॉपी। मैंने शुरू शुरू में बोला था कि यू मस्ट बी रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट, यू मस्ट बी रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट, दैट टाइम पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट। मींस व्हाट, आईपीआर बिल्ड्स ब्रांड वैल्यू एंड प्रिवेंटिंग कॉपी। तो आपका प्रोडक्ट है, आईपीआर क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसका ओरिजिनलिटी, इनोवेशन जो है वैसा ही रखेगा। और उसके कारण आपका जो प्रोडक्ट जो भी कुछ होगा,
जो फैशन का प्रोडक्ट होगा, जो कुर्ते का प्रोडक्ट होगा, जो आपका गारमेंट का प्रोडक्ट होगा, आपका क्लोथ का प्रोडक्ट होगा, उसको प्रिवेंट करेगा कॉपीइंग करने के लिए। और दूसरी बात है इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ इन द फैशन इंडस्ट्री। और फैशन इंडस्ट्री तो आपने देखी, आप लोग जानते हैं फैशन इंडस्ट्री हाउ द ग्रेट कैनवास। अभी देखेंगे, बात करेंगे तो दुनिया की हर चीज, जहाँ ऐसा कोई नहीं कि फैशन नहीं। आदमी वक्त में रोटी कम चाहिए लेकिन कपड़ा अच्छा चाहिए। तो फैशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते हो, हर रोज लोगों को कपड़ा लगता है। आप इतने देखते बड़े बड़े मॉल, जूडियो से लेकर अमेज़न सब मॉल में देखते हो, तो हर जगह रश है। इसका कारण एक ही है कि आपके पास उनका आईपीआर है उनका। वैसे अपने प्रोडक्ट का भी आईपीआर होना चाहिए। मीन्स व्हाट, आपको लाइसेंस एंड अप्रूवल के साथ इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास होनी चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रोटेक्ट ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन, उसका फायदा आपके प्रोडक्ट को हो सकता है। तो आगे जाएंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। देखिए, जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो प्रोडक्ट तैयार करते हैं सेल्स करने के लिए, हम मैंने बोल दिया सेल्स स्ट्रेटेजी। कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर, कंपनी टू सेल्स पर्सन, कंपनी टू डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रिक्ट सेल्स पर्सन, डिस्ट्रिक्ट कस्टमर, एंड देन आफ्टर द रिटेलर, देन आफ्टर द एजेंसीज हो गए। ऐसा हम जाते हैं। रिटेलर की तरफ जाने के लिए हमें 4-5 पाइपलाइन से जाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी आपको जिस पाइपलाइन से जाना है तो जा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिजनेस दिल से या भावना से, प्यार से नहीं हो सकता। मैं पहले फिर से दोहराना चाहता हूँ, बिजनेस प्यार से नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि नहीं यार, मेरा दोस्त है, उसको मेरे को कपड़ा दे दिया, वो मुझे 4 दिन में पैसा रिफंड करने वाला है। ये देखिए, बात याद ध्यान में रखिए, मार्क माय वर्ड्स। बिजनेस अगर करते वक्त अगर आपका दोस्त होगा, तो पहले आपको उसके साथ बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन आप बिजनेस नहीं करते, दोस्ती लाते हो और अपना बिजनेस ठप हो जाता है। सो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स में मैं एक पहला कहना चाहता हूँ, वेंडर्स एग्रीमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेंडर्स एग्रीमेंट करनी पड़ेगा आपको उसके साथ। डिफाइन टर्म्स विद सप्लायर रिगार्डिंग क्वालिटी प्राइस एंड डिलीवरी। मीन्स व्हाट, वेरिएबल प्राइस असते, वेरिएबल प्राइस है इन मार्केट। मीन्स व्हाट, आपके क्वालिटी में, प्राइस में एंड डिलीवरी, इसके बारे में आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कहते हैं हम एमओयू, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट करने चाहिए हमें। एग्रीमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में हम करते हैं, हम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या टर्म्स डालते हैं, वो सब लिख के दोनों ने अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, यस आई ऑलरेडी रेड दिस एंड वन थिंग इज वी आर रेडी फॉर द एग्रीमेंट। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंस, वी हैव द ब्लाइंड ट्रस्ट टू द पर्सन। ब्लाइंड ट्रस्ट इज बैड फॉर योर बिजनेस। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भाई बिजनेस है, बिजनेस है, बाकी कुछ नहीं। सो एग्रीमेंट करते वक्त आपको सब कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस सप्लायर के साथ करनी चाहिए। क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, डिलीवरी के बारे में। सी, क्वालिटी है जो मेरी तरफ से अच्छी रहेगी, प्राइस भी जो है अपनी एग्रीमेंट में हुई, उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि 1 साल के बाद प्राइस बदलती रहेगी, 6 महीने के साल प्राइस बदलती रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपको हर वक्त वैसा नहीं मिलेगा। और डिलीवरी इन टाइम होनी चाहिए। आपको ये याद रखना, सामने वाले को आपने जुबा दी है, यू मस्ट बी पाक योर वर्ड्स, यू मस्ट बी जस्ट फोकस ऑन योर वर्ड्स, कि भाई इस टाइम में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। मीन्स व्हाट, एग्रीमेंट करते वक्त, वेंडर एग्रीमेंट करते वक्त, ये सब चीजें आपको भी और आपके वेंडर को भी इस्तेमाल या फोकस करनी चाहिए। अगली बात करेंगे हम, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जो है, हम बात कर रहे हैं क्लियरली आउटलाइन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरीज, लीव्स एंड पॉलिसीज। मीन्स व्हाट, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रैक्ट हमें करना चाहिए, उनका एग्रीमेंट करना चाहिए। पहले जो बात करते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद उसको सिलेक्शन होने के बाद उसका एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना चाहिए, उनका ऑफर लेटर देना चाहिए, उनका भी फॉर्म भरना चाहिए, एप्लीकेशन लेटर। उसके बाद उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सैलरीज क्या है, उसको लीव्स कितनी देनी है, और पॉलिसीज क्या है, ये सब आउटलाइन उस फॉर्म में आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। क्योंकि हम बात करते हैं डायरेक्टली, मोस्टली व्हाट हैपेंस व्हेन टॉकिंग अबाउट द रिमोट एरिया एमआईडीसी और एनी टाइप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस, दैट टाइम हैपेंस द पर्सन हु फाउंडर, हु स्टार्टअप पर्सन, हु just hire the small scale daily wages worker and just starting his business. That time what happens, after that someone coming to your business and asking the government agencies, where is the proof of this person, I card, Aadhaar card, whatever, blah blah blah। और बच्चे भी काम करते थे, ऐसा पूछा जाता है। सो क्वेश्चन इज दैट, आपको कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, उनका आधार कार्ड लेना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेगा, वो कहाँ रहते हैं, उनका इवन एज अ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इज फॉर इम्पोर्टेंट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद उनकी सैलरी आपको बोलनी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा, लीव्स कितनी मिलेगी और पॉलिसीज क्या क्या है,
उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसको क्या-क्या दे सकते हो। आपका स्टार्टअप है तो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ और एनी टाइप ऑफ कैंटीन फैसिलिटी नहीं दे सकते हो, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सब जो मैं बहुत बड़े कंपनी में काम करता साहब, आपकी कंपनी में काम करो, आपकी कंपनी को बहुत बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सब फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो आपको क्लियर एक बात याद रखना, मेरे पूरे सेशन का एक कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। आज से जिस चीज़ को आपको पसंद नहीं, उसे ना कहना सीखो। जो नो है, नो है। जो है वो है। जिसको आपके साथ रहना है, वो रहेगा, जिसको आपके साथ नहीं रहना, वो नहीं रहेगा। तो बिज़नेस करते वक़्त पार्टनर हो या तुम्हारे कर्मचारी हो या तुम्हारे एम्प्लॉइज़ हो या तुम्हारे वेरियस टाइप ऑफ वेंडर्स हो, उनको जो चीज़ पसंद है, जो गलत है, गलत है, जो सही है, सही है। इमोशनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस आर नॉट गुड फॉर बिज़नेस। लक्षात ठेवा. याद रखना कि इमोशनल होके आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, तो ये आपको बताना पड़ेगा। क्लाइंट एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। आगे का टॉपिक जो है क्या है? सेट क्लियर टर्म्स फॉर ऑर्डर्स, पेमेंट्स, डिलीवरी टाइम्स एंड टाइमलाइन्स एंड रिफंड्स। क्लाइंट के साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। पहला एग्रीमेंट आपको वेंडर का करना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयी कॉन्ट्रैक्ट्स करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लाइंट का एग्रीमेंट, सी हम ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन उसका पेमेंट नहीं आता। सर अगले महीने में दूँगा, अगले महीने में दूँगा, अगले महीने में दूँगा, ऐसा होता रहता है। तो एग्रीमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको देना पड़ेगा। इफ यू डोंट पे माय पेमेंट आई जस्ट गोइंग टू कॉल यू इन द कोर्ट. मीन्स व्हाट, तुम्ही त्याला कोर्टात किंवा कुठेतरी खेचू शकता आणि लवकर तुमचं पेमेंट होऊ शकतो. अँड फर्स्ट थिंग इज दॅट उधारी पे धंदा मत ही करो. डिलिव्हरी टाइमलाइन सुद्धा आपण करना होगा. डिलिव्हरी टाइमलाइन इज इम्पोर्टेंट एंड रिफंड्स है जो कब होंगे इसके बारे में भी एग्रीमेंट्स में होने चाहिए. मोस्टली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ क्लाइंट एग्रीमेंट दैट टाइम यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट आई वांट टू कैश एंड डिलीवरी बिजनेस, एडवांस पेमेंट बिजनेस, इस पे मैं काम करूँगा या करूँगी। रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल, मीन्स व्हाट, आपको बिज़नेस के बारे में कुछ करना है, आपके बिज़नेस के बारे में बोलना है। समझो मैंने आपको उस वड़ा पाव समाधान वड़ा पाव के बारे में बोला था कि उसके पास सिंगल ही डॉक्यूमेंट नहीं था। बैंक में जब गया वो बोला कि मेरे पास 60 लाख का ट्रांज़ैक्शन हर महीने का, मुझे कर्ज़ा दो। तब उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट बताओ। मेरे डॉक्यूमेंट मेरे सिविल पे आते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पैन कार्ड पे आते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे फॉर्म नंबर 16 पे आते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे इनकम टैक्स रिटर्न पे आते हैं, इवन एज़ मेरे आधार कार्ड पे आते हैं। सो माय क्वेश्चन इज़ दैट यू वांट टू बिकम अ डिजिटल बिज़नेसमैन, मीन्स व्हाट, आपका ₹1 भी आ गया तो आपके करंट अकाउंट में ही आना चाहिए। कि डायरेक्टली प्रॉब्लम था सर, सो दैट्स व्हाई मैं मैंने पर्सनल अकाउंट पे लिया। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बिज़नेस। सो बिज़नेस डिस्प्यूट एंड बिज़नेस प्रोफेशनलिज्म इज़ इम्पोर्टेंट। प्रोटेक्ट योर बिज़नेस फ्रॉम डिस्प्यूट एंड बिल्ड प्रोफेशनलिज्म। जब आप डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करोगे, आपके बिज़नेस के डिस्प्यूट को क्लियर करेगा और प्रोफेशनलिज्म आपके बिज़नेस में लाएगा। आगे की बात हम करेंगे फाइनेंशियल एंड टैक्स कंप्लायंस। सी, जब बात करते हैं हम फाइनेंशियल एंड टैक्स कंप्लायंस की, मेंटेन अकाउंट, ये सब बातें होती है अपने फाइनेंशियल एंड टैक्स कंप्लायंस की, अपने सीए की तरफ होते हैं। मेंटेन अकाउंट, रिकॉर्ड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली। आपको क्या करना है, पहले आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कम से कम 15 दिन में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपको आपका अच्छा सीए दोस्त बना। आपका दोस्त सबसे ज्यादा अच्छा कौन होना चाहिए? पहला तो आपका सीए होना चाहिए, और दूसरा आपका कस्टमर होना चाहिए। आई मीन जो सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन होगा, कस्टमर होगा, या डायरेक्ट सेलिंग पर्सन होगा, वो होना चाहिए। और दूसरा बात करें तो आपकी पार्टी होनी चाहिए जो अपना माल लेते हो। सो ये लोग अपने अच्छे दोस्त हो गए। तो पहला दोस्त जो है अपना सीए, वो आपको अच्छा गाइडेंस करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेंटेन अकाउंट, अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, बैंक में खोलना पड़ेगा, और रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली करने पड़ेंगे। यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और हायर अ प्रोफेशनल सीएस, मीन्स व्हाट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हायर कर सकते हो या यूज कर सकते हो, या प्रोफेशनल सीए आपके पास होना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने के बाद भी आपको सीए की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीए आपके पैसे को अच्छी तरह से कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वो पैसे का गुरु एक तरफ से होता है, क्योंकि आप पैसा कमाते हो, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसा करना है उसको आपको पता नहीं होता। वो सब सीए आपको करके देगा। आगे बात करेंगे हम जीएसटी की। जीएसटी फिलिंग इज इम्पोर्टेंट, रजिस्टर अंडर जीएसटी टर्नओवर एक्सीज द लिमिट। समझो 40 लाख के आगे अपना बिजनेस जाता होगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप 30 लाख तक, 35 लाख तक अपने पैन कार्ड पे बिजनेस कर सकते हो। स्मॉल स्केल बिजनेस होगा तो आपको जीएसटी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फाइल जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम, मंथली, क्वार्टरली टू स्टे कंप्लाइंट। हर महीने का जितना भी सेल हुआ होगा तो उसका जीएसटी आपको
हर महीने का भरना पड़ेगा, रिटर्न्स भरना पड़ेगा, हर महीने फिल करना पड़ेगा। लुक लाइक जब जैसे कि हम बात करते हैं सी की तरफ अपना कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो क्रेडिट एंड डेबिट दैट टाइप जीएसटी आपको फिल करना पड़ेगा हर महीने का, नहीं तो आपको भी उसका हर्जाना भरना पड़ता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है, मंथली भरना पड़ता है, क्वार्टरली आप भी भर सकते हो। आगे बात करेंगे हम इनकम टैक्स रिटर्न की। आगे इनकम टैक्स रिटर्न की बात करेंगे तो हायर आईटीआर एवरी ईयर इवन फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए जीएसटी सिर्फ क्या, आपको एक्सिट लिमिट के बाहर 40 लाख के आगे गए तो आपको जीएसटी फिलिंग करना पड़ेगा। लेकिन समझो आपका बिजनेस 10 लाख ही होता है साल भर का, तभी भी आपको आईटीआर स्मॉल बिजनेस के लिए रिटर्न भरना पड़ेगा। कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपडेटेड, और ज्यादातर आपके जितने फॉर्म नंबर 16 है इनकम टैक्स रिटर्न है, सब बुक्स एंड सब डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कंपनी में हम काम करते वक्त ये ऐसा काम करते वैसा काम करते करते वक्त कभी कभी हम बोलते हैं अगले साल भरेंगे, अगले साल भरेंगे। लिसन, एक्चुअली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द पर्सन who is a salarized person in government of Maharashtra, government of India, sometimes they ignore the business ITR, and after that they get a penalties. That's not good for their own salary or civil. But question is that when you're talking about any type of businessman or startup person, if he ignore the ITR or income tax return, that time what happens, उसको ज्यादा तो ज्यादा क्या हो जाता है, ज्यादा पेनल्टी बैठ जाती है और आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, आपका बिजनेस भी डाउन हो सकता है। सो उद्यम पे उसको इम्पैक्ट हो जाता है। सो आपको आईटीआर बोल देना साल 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 प्रॉपर्ली अच्छी तरह से अपडेट करना चाहिए और बुक्स अपडेट करने चाहिए। ये सब तीन करने के बाद अगर आपको आपका बिजनेस हेल्दी और स्मूथली करना है तो आपको अवॉइड पेनल्टीज, टाइमली कंप्लायंस, अवॉइड हेवी फाइन्स एंड लीगल नोटिस। सी, एक बंदे ने नासिक में चाय का बिजनेस करता था, उसने एफएसआई का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, हर साल आता है और उसको 36,000 सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का भरना पड़ा। सो क्वेश्चन इज दैट आपको पेनल्टीज अवॉइड करनी होगी तो पहले आपको टाइमली कंप्लायंस, अवॉइड हेवी फाइन्स एंड लीगल नोटिस, बिल्ड ट्रस्ट विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि ये बंदा हर वक्त भरता रहता है, ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन सब कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अपनी क्लियर करता है, इनकम टैक्स क्लियर करता है, जीएसटी क्लियर करता है। तो आपका ये ट्रस्ट निर्माण हो जाएगा, ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा उनके साथ जो सर्व सब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, महाराष्ट्र की है, वो उससे आपकी कंपनी का अच्छा ग्रोथ हो सकता है। सो इस स्लाइड में हमने देखा कि लाइसेंस एंड अप्रूव कैसे कर सकते हैं हम। लाइसेंस ले सकते हैं, उसमें लोकल अथॉरिटी परमिशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स है, स्पेसिफिक अप्रोच है। उसके बाद आईपीआर के बारे में बात की हमने, उसमें ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और प्रोटोकॉल इनोवेशन है। और उसके बाद एग्रीमेंट्स है, एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स है, क्लाइंट एग्रीमेंट्स है, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज इसेंशियल है, वो इसके बारे में चर्चा की। फिनेंशियल टैक्स कंप्लायंस के बारे में डिस्कशन करते वक्त हमने अकाउंट मेंटेन कैसे कर सकते हैं, सीए से लेके एक्सपेंसेस तक, जीएसटी के बारे में डिस्कशन किया, टैक्स रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया। और ये सब कुछ करने के बाद, लीगली हमने सब कुछ करने के बाद हमें कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, इसके बारे में हम डिस्कशन किया। सो आगे जाते हैं। आपके लिए स्क्रीन पे 1 पेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा डिस्कशन अलग सा, क्योंकि ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ब्रांड लोगो उसके बारे में बोल दिया आपको, कॉपीराइट कैसा होता है, लोगो कैसा होता है, उसके बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कॉपीराइट के बारे में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फिनेंशियल एंड टैक्स टैक्स कंप्लायंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, वो चार्ट आपके सामने है। जीएसटी फिलिंग करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, अवॉइड पेनल्टीज वगैरह आपने डिस्कशन किया। प्रोटेक्शनलिटी एंड इनोवेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स उसके बारे में डिस्कशन किया जो आपके सामने वेंडर्स एम्प्लॉय यानी क्लाइंट एग्रीमेंट्स है। और इथिकल सोर्सिंग क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, जो मीन्स व्हाट, इको फ्रेंडली मटेरियल्स इस्तेमाल करने चाहिए ज़्यादातर, नो चाइल्ड लेबर नहीं चाहिए हमारे कंपनी में, हमारे स्टार्टअप में, हमारे बिजनेस में।
फेयर वेजेस एंड सेफ वर्क प्लेसेस होने चाहिए। और ज़्यादातर महिलाओं के लिए अच्छे सेंटर होना चाहिए अपने कंपनी में, अपने स्टार्टअप में। और वह चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन इज इसेंशियल फॉर योर बिजनेस मीन्स व्हाट, इथिकल सोर्सेस, इथिकल्स के बारे में बात करते हैं। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होते वक्त हमारे चाइल्ड लेबर नहीं चाहिए, इको फ्रेंडली मटेरियल चाहिए, और फेयर एंड वेजेस सेफ वर्क प्लेस भी होनी चाहिए। ये सब हमने इस स्लाइड में लर्न किया है। अभी हम आगे आगे जाएंगे। लाइसेंस एंड अप्रूवल के बारे में हमने ऑलरेडी लर्न किया है। प्रोटेक्ट एंड इनोवेशन, ट्रेडमार्क के बारे में डिस्कशन किया, ट्रेडमार्क वगैरह कैसा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स वगैरह, क्लाइंट एग्रीमेंट्स वगैरह हो गया है, फिनेंशियल टैक्स कंप्लायंस वगैरह, मेंटेन अकाउंट्स, जीएसटी फिलिंग्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स। मेन टॉपिक इज दैट सस्टेनेबिलिटी इन फैशन योर स्टार्टअप। देखिए, यू आर फ्रॉम फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज एंड वन थिंग इज स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कि आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में फैशन टेक्नोलॉजी में कैसा प्रकार सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। इसके लिए आपको ज़्यादातर बात करेंगे, हमें खुद का R&D, खुद के एथिक्स, खुद के मॉरल्स, खुद के ऑल टाइप ऑफ वर्क्स, ऑल टाइप ऑफ फिलोसफी इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। सो फर्स्ट थिंग इज सस्टेनेबिलिटी फैशन टेक्नोलॉजी में कैसे आ सकती है। देखिए, हर साल कई लाख करोड़ का कपड़ा तैयार होता है। हर साल कई लाख लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, नए नए चीजें खरीद करते हैं। लेकिन हमें कभी सोचा है क्या रिड्यूस वेस्ट, प्रमोट रिसाइकलिंग, सर्कुलर फैशन अप्रोच कभी इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया। सो माय क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट बी थिंक अबाउट रिड्यूस वेस्ट। आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट में ज्यादातर रिसाइकलिंग का प्रोडक्ट प्रमोटेशन होना चाहिए। आप कैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप कैसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में ज्यादातर कम पैसे में हम ज्यादा चीज कैसे दे सकते हो। तो इस सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को, आप डेलीगेट्स और आप सब डिग्नेटरीज को, ऑल द मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, कि आप इस रेड्यूस वेस्ट के प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर गांव खेड़े के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो का, इसके बारे में सोचिए आपके कॉलेज की तरफ से। क्योंकि आज भी गांव में सिर्फ एक दो बार कपड़ा लिया जाता है, वो भी बहुत झिझक के झिझक के। सो क्वेश्चन इज दैट रिसाइकल करके कैसा हम सामान्य और कॉमन पीपल के लिए कैसा कपड़ा तैयार कर सकते हैं, और उसकी फैशन भी कैसे प्रकार हम लॉन्च कर सकते हैं, इसके बारे में सोचो। और जो वेस्ट कपड़ा है उसको फेंकने से अच्छा है उसको प्रमोट रिसाइकलिंग करो, सर्कुलर अप्रोच उसको लाने दो। जब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम जब बात करते हैं गोदावरी की, नासिक की गोदा माँ है, गंगा है, उसमें देखते तो बहुत सारा कपड़ा फेंका जाता है। इवन एज जब हम बात करते किसी इंसान मर गया तो उसको भी हम देखते उसका पूरा कपड़ा फेंका जाता है। तो इसको हम कैसा प्रकार रिसाइकल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। वेस्ट जाने वाला जो कपड़ा है, वेस्ट जाने वाला कपड़ा फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इसके बारे में मैंने अलग सा टॉपिक आप लोगों के लिए, इट्स इट्स नॉट माय टॉपिक बट इट्स नॉट माय ओन एरिया, बट क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट बी हम्बल रिक्वेस्ट, इस बारे में आप लोगों ने एज मॉरल इथिक्स के बारे में सोचना चाहिए। कस्टमर इथिक्स के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर के लिए आपके दिमाग में ऑनेस्ट प्राइसिंग रहनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सही। जब बात करते कस्टमर की, जब आपके बुटीक में कोई कस्टमर आया, फैशन डिजाइन के कस्टमर आया, और उसको कोई टी शर्ट, कोई कोई भी कपड़ा लेना हो, या कोई कुर्तीज लेनी हो, या कोई भी ड्रेस लेना हो, तो पहले आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब आपके बुटीक में कोई कस्टमर आया और आप बैठे हो, आप अपने मोबाइल में काम कर रहे हो, वो कस्टमर बोला सर आपको हमें कुछ कपड़ा दिखाइए, कुछ दिखाए, तो आपको पहले लिखा हाँ वो है, सेल्स पर्सन दिखाएगा। मीन्स व्हाट, कस्टमर ही भगवान है, तो आपको जानना चाहिए, यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट कि प्रॉपरली कस्टमर को हैंडल कैसा करना है, उसके साथ कैसा बोलना है। और खास तौर पे कस्टमर आया कोई बड़ा वाला कस्टमर आया तो उसको बड़ी प्राइस देना, छोटा कस्टमर आया तो उसकी वैल्यू करना, ये बहुत बुरी गलत बात है, ये गलत बात है। हॉनेस्ट प्राइसिंग मीन्स व्हाट, कोई भी गरीब हो या बड़ा आदमी हो, तो उसके लिए एक ही प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस 10 रुपए या 100 रुपीज है, वही। तो हॉनेस्ट प्राइसिंग रहनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। उसमें सपोज कोई बड़ा कस्टमर आया तो उसको ज्यादातर पैसा बोल के ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट एवला,
वन थिंग इज दैट ये वाला इज अ फेमस फॉर पैठनी। और पैठनी जब तैयार हो जाती, पैठनी सारी तैयार हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएबिलिटी आती है। गरीब कस्टमर आया तो उसको वैसी कस्टमर दिखाई जाती है, लेकिन जो बड़ा कस्टमर आया तो वही 10,000 वाली साड़ी 20,000 30,000 में जाती है। तो आपका ऑनेस्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस स्टार्टअप इवन एज योर सस्टेनेबिलिटी इन फैशन। आपके फैशन में ज्यादातर आपको ऑनेस्ट होना चाहिए कि नहीं, एथिक्स आपके रहने चाहिए कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट कितना है, 10,000, मुझे 10,000 ही चाहिए। मैं 9,999 नहीं लूंगा और 10,000 एक नहीं लूंगा, ये खुद को बोलना चाहिए। दूसरी बात है क्वालिटी एश्योरेंस। आपके प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाला है, मैं ताल ठोक के बता सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले सकते हो, आपको इतना साल 2 साल 3 साल जा सकता है। इसके बारे में आपको एश्योर होना चाहिए, क्वालिटी बहुत क्वालिटी। और नो कॉम्प्रोमाइज फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्वालिटी क्वालिटी है और मेरी क्वालिटी अच्छी है। और बात दूसरी बात बताएंगे, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मीन्स क्या, हाइड एंड जो रेट रहते हैं, बिल्कुल नहीं, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सर ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा है। क्योंकि आपको सेल करना है तो लोग बोलते हैं हाँ सर, नहीं कुछ 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। बिल्कुल नहीं, आपको साल 2 साल या कुछ नहीं होगा, मगज नहीं होगा, ये होगा। तो आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, जब आप बोलोगे तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। मीन्स आप स्टार्टअप अच्छा होगा। लेकिन स्टार्टअप में क्या करते हैं हम, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, कस्टमर आया जैसा बोलेगा वैसा, इवन कस्टमर के साथ आपको नीति करने पड़ेगा। कस्टमर बुलाया, 50 रुपए आप बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट याद रखना, आपके बारे में ट्रांसफर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट आपको फैशन देगा। नेक्स्ट बात, तो हमें honest pricing रखनी पड़ेगी, क्वालिटी एश्योरेंस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी उसके साथ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत जिसका फिर जब बात नमस्कार ऐसा और ज्यादातर अभी भी बात दोस्त था, गाँव के दोस्त का, लेकिन बाबू ने क्या उसने कहा अभी मेरे गाँव का बच्चा था, 6 रुपया काम में उसको समाना है। Hello. देखिए, क्लियरली आपको क्रिस्टल क्लियर बताना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, सच्ची ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आपको ऐसा ही कर सकता है। अभी देखिए कि हम बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट मेलामेन। क्रीम आती है मार्केट में, वो Good ग्लो ज्यादा afternoon, देती है, sir. रात को Hello. 2 या 3 यस Sir, your voice is breaking. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कंटिन्यू। हाँ. Yes, yes. Please do. देन Please continue. अभी थोड़ी ओके, ठीक आ रही है. सो ठीक है. ओके, जब बात करते हैं तो मेलामेट नाम की क्रीम है, अजंता कंपनी की क्रीम है। वो क्रीम ज्यादातर बच्चियां और बच्चे यंगस्टर लगते हैं, लगाते हैं रात को, लगाते हैं। इसके लिए लगाते हैं, सिर्फ मेरे मुझे ग्लो आने चाहिए। सिर्फ हफ्ते में 3 बार लगाने के बाद उसको ग्लो आ जाता है। लेकिन आफ्टर दैट जब वो खेड़े वाला बच्चा के गांव खेड़े वाला बच्चा खेत में जाता है तो फिर भी उससे का काला पड़ जाता है। सो क्वेश्चन इज दैट, आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, जैसा है वैसा है, फॉल्स एडवर्टाइज नहीं करने का। इवन एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने एक फिल्म में गहरा एडवर्टाइजमेंट की थी कि वो चड्डी पहनते हैं, ये चड्डी ले लो, गरम ले लो, ठंडा ले लो, गार ले लो वगैरह, ऐसे बोलते वगैरह और सेल्स आउट करते। मीन्स व्हाट, लोगों को बहलाने के लिए फुसलाने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट एक दिन में जाएगा। लेकिन 100 साल के लिए जाने के लिए आपको प्रोडक्ट के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। सो एडवर्टाइजिंग करनी हो तो एकदम डिजिटल एडवर्टाइजिंग करते वक्त ईमानदारी से एडवर्टाइज करो, बाकी ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट मत करो। आगे हम जाएंगे, प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा।
मीन्स व्हाट, आप जब आपके काउंटर पे कस्टमर आता है, प्रोडक्ट्स परचेस करता है, परचेस करने के बाद कस्टमर बोलता है आपका नंबर वगैरह आप सब लेते हो, कस्टमर का नंबर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, कस्टमर का नंबर आप लोगों को शेयर करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, वो भी आईपीआर है, उसका प्रॉपर्टी है, और उसको उस प्रॉपर्टी को आपको बोलते हैं ना जनरलाइज नहीं करना। मीन्स आपका कस्टमर है, उसकी प्रॉपर्टी, कस्टमर डेटा जो कुछ है वो मेरा डेटा है। जिस दिन आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट लिया, उस दिन वो आपका फैमिली मेंबर बन गया प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट का फैमिली मेंबर बन गया। दैट्स व्हाई यू मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर और प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा, एंड व्हेन यू केयर द कस्टमर, that time customer care your product, and customer care your product, that time your business getting a grow, and we call that success. So next point is that responsible social media use, responsible। अब जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, हम रिस्पॉन्सिबल है क्या, सोशल मीडिया का कैसा भी इस्तेमाल करते हैं हम। मोस्टली अभी मार्केट में जाएंगे तो बात करेंगे, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज आती है, देखिए 5 रुपए में 10 साड़ियाँ, 10 रुपए में 50 साड़ियाँ। हमारी एक कलीग थी, पिछले हफ्ते में ऐसे से उनको एक कॉल आया, उसने उन्होंने इंस्टा पे जैसे ओपन किया तो देखा, तो जामखेड़ में एक साड़ी सेंटर था, वहां पे दिखाया सिर्फ 150-200 रुपए में साड़ी, 800 रुपए में पैठनी साड़ी वगैरह। वो तैयार हो गए, लेकिन जिसका जब उन आदमी को उस शॉप हमने कॉल कर दिया, कॉल करके जब कंसर्न किया तो देखा था कि सिर्फ आपने 50,000 का माल लेने के बाद आपको पैंतालीस साड़ी 800 रुपये में मिलेगी, वो भी दो। मीन्स व्हाट, ऐसा सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करके लोगों को लुटते हैं, लोगों को मिसयूज करते हैं, लोगों को हम बोलते हैं ना गुमराह करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो है, आप ले सकते हो, लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको गारंटी ये दे सकते हो कि आपको क्वालिटी की गारंटी दे सकते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। मीन्स डिजिटल एंड मार्केटिंग इथिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नो फॉल्स एडवर्टाइज करने में नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा, लोगों को फंसाना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया का यूज अच्छी तरह से करना चाहिए, और जब हम इसका यूज करेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। सो चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप में, ये देखिए, पहली बात हमने कस्टमर एथिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एथिक्स समझ लिए। स्टार्टअप के एथिक्स जब तक हमें अच्छे समझ में आएंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। सो ये सब होने के बाद आपको कुछ प्रमोट करना है, सोशल एक्टिविटीज करना है। और चैलेंजेस इन स्टार्टअप में क्या है, लैक ऑफ लीगल नॉलेज। मैंने सुबह मीन्स अब फर्स्ट सेशन में कहा था, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, दिस टू थिंग आर डिफरेंट। आपको इन मराठी हम बात करते हैं, माहिती आणि ज्ञान। मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं। जिन लोगों को नॉलेज है वो ही बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस इज बिजनेस, एंड बिजनेस वांट्स नॉलेज, नॉट इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन मालूम होती तो हम सिर्फ बता सकते लोगों को, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते। सो आपको पूरी तरह बिजनेस के, आपके स्टार्टअप के, आपके प्रोडक्ट की, आपके स्वतः खुद की क्वालिटीज की, खुद की प्रोडक्ट की क्वालिटी की जानकारी होती है, आपकी कैपेसिटी पता होती है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ पर्सन, हाउ ही सेल हिज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर हिज प्रोडक्ट, दैट टाइम ही जस्ट गो आगे। बट क्वेश्चन इज दैट लीगल, लैक ऑफ लीगल नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं है, आपको माहिती, आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। सो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मीन्स व्हाट, ये चीज आपको पता है स्टार्टअप में कि मुझे नॉलेज नहीं तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन आपको नॉलेज ना होके भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सो थिंक अबाउट दैट, स्टार्टअप कर रहे हो, पहले प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज ले लो, प्रोडक्ट के R&D करो, प्रोडक्ट का सेल्स क्वांटिटी देखो, प्रोडक्ट का सेल्स ग्राफ देख लो, स्केलिंग कैसा हो रहा है वो देखो। और दूसरी बात है, उस एरिया में जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, या जिस कंट्री में कर रहे हो, जिस स्टेट में कर रहे हो, वहाँ की नीड क्या है उस प्रोडक्ट की, ये भी जान लो। उसके बाद आप प्रोडक्ट स्टार्ट करो। लेकिन आप क्या करते हो, नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, स्टार्ट कर दिया, लैक ऑफ लीगल नॉलेज, कुछ नहीं, और अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया, उससे क्या होता है, ज्यादातर अनसक्सेस स्टोरी तैयार होती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यू वांट टू लर्न द अनसक्सेस स्टोरी, आपको ज्यादातर अनसक्सेस जो स्टार्टअप है उनसे ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि हम सक्सेस लोगों के सुनते हैं और सक्सेस लोग तो उससे सीखते हैं। लेकिन मेरा कहना है, यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट, द प्रॉपरली challenges startups in lack of knowledge, why the person getting unsuccess, question is that he didn't have proper knowledge of business or startup. When you're talking about a product, when you're talking about any type of product, that product how work in the society, how work in that particular area, or how work particular state, that time when you make properly the R&D research for your product, when you're talking about in the UPSC candidate or look like that time you must be think about your product, that time you get success, and that is the knowledge.
So challenges in startup is that you must be think about proper knowledge, legal knowledge about your startup, about your product, then you move. Question is that other challenges are there, high competition. Competition is important. जब तक कंपटीशन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. सो कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट. मार्केट में कंपटीशन कैसी समझो. मैंने शुरू शुरू में कहा था वड़ा पाव सेंटर होगा, कोई भी बोलते ना गिल्ली भेड़ होगी, अभी बोलते ना नॉनवेज सेंटर हो गए, होटल हो गए, या चाय चाय के अमृतुल्य हो गए. हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक बंदे ने सपोज नॉनवेज सेंटर डाला, मटन भाकरे सेंटर डाल दिया, तो वहां पे चार पांच बंदे लेके मटन भाकरे सेंटर डालते हैं. चाय की टपरी डाल दी, आगे वाले बच्चे लेके मटन सेंटर डालते हैं. सो क्वेश्चन इज दैट वी वांट टू थिंक अबाउट दैट प्रॉपरली कि स्टार्टअप में हाई कंपटीशन कहाँ पे मेरा हाई कंपटीशन है, फिर भी मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ. और ये चैलेंजेस है मेरे लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया ना, मेरा हाई कंपटीशन, नो इशू, मैं करूंगा, मैं करूंगी. ये जब आप जान लोगे तब आप आगे जा सकते हो. आगे जो है, आगे का पॉइंट स्टार्टअप चैलेंजेस में वो है चेंजिंग रेगुलेशन. रेगुलेशन, लोगों की अहमियत, लोगों की नीड्स बदलती रहती है, और जब तक आप लोगों की नीड्स समझ में नहीं आती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो. समझो हर वक्त बोलते पंजाबी कुर्ता चाम बनाते रहेंगे तो नहीं चलेगा. उसमें डिजाइन भी अलग होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी अलग होनी चाहिए, हर एक किस्म की उसमें डिजाइन होनी चाहिए, वेस्टर्न का पैटर्न कैसा होना चाहिए, वेरियस टाइप ऑफ क्रिएशन आपके पास होना चाहिए. मीन्स व्हाट, चेंजिंग रेगुलेशन होता है तो ये भी चैलेंज है. रेगुलेटर पैटर्न चलते नहीं है, इसलिए आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए. ये तीन चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाएगा, ये तीन चीजों को आप अच्छी तरह से फेस करते हो, तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा. मीन्स व्हाट, आपके सामने चैलेंजेस से लेकर लैक ऑफ नॉलेज का चैलेंज है, लीगल चैलेंज नॉलेज, हाई कंपटीशन है, चेंजिंग रेगुलेशन है. ये तीन चीजों को अच्छी तरह से समझने के बाद आप आगे जा सकते हो. सो इस स्लाइड में हमने जान लिया सस्टेनेबल फैशन बिजनेस. मीन्स व्हाट, आपके फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन बिजनेस में अगर आपको सस्टेनेबिलिटी लानी हो, तो आपको कस्टमर इथिक्स को समझना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड इथिक्स समझने पड़ेंगे. चैलेंजेस क्या क्या है, प्रमोटेड क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा. मीन्स व्हाट, सर्कुलर फैशन अप्रोच क्या है, ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेगी. और चैलेंजेस को जब हम करेंगे, चैलेंजेस को जब हम चैलेंज करेंगे, तभी हम अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में सक्सेस हो सकते हैं. समझो मुझे कपड़ा तैयार करना है, मुझे कुर्ती तैयार करना है, मुझे कोई अप्रोच तैयार करना है, एप्रन तैयार करना है, मुझे अलग क्या देख सकता हूँ मैं, मुझे हैट तैयार करनी है, या मुझे कोई भी चीज है, मुझे स्वेट स्वेट तैयार करनी है, तो मुझे उसके बारे में रिसर्च करके कैसा मैं सेल कर सकता हूँ, कम पैसे में मेरा बिजनेस कैसा स्टार्ट हो सकता है, तभी हम आगे जा सकते हैं, या तभी अपने बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी आ सकती है. इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है. सी, अभी मेरे बिजनेस को मुझे पूरा सस्टेनेबिलिटी लानी है, तो सोल्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आपके सामने मैं प्रोफेसर विजय सोनी, द सोल्यूशन गुरुजी. सोल्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टेक एक्सपर्ट गाइडेंस. आपको एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना ही पड़ेगा. जब तक हम एक्सपर्ट का गाइडेंस लेते नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. हमारे दिमाग में एक हर वक्त ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ ये चालू रहता है, भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, और कुछ नहीं आता. अच्छे बच्चे अच्छे टीचर की तरफ से सीख लेते हैं, और होशियार बच्चे अच्छे टीचर की व्याख्या करते हैं. ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. दैट इज माई ओन स्ट्रेटेजी. सो थिंक अबाउट दैट, यू मस्ट बी लर्न प्रॉपरली. टेक एक्सपर्ट गाइडेंस. गाइडेंस लेते वक्त रास्ते में आप जाते हो, बिजनेस के बारे में बताओ, रास्ते में आप चलते हो तो आपको पाव को जब ठेस लगती है, तो आपको वो पत्थर भी बोलता है भाई पाव जरा उछल के डाल दो. दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ लाइफ. यू वांट टू यूज दैट स्ट्रेटेजी इन योर बिजनेस. एक्सपर्ट बताते हैं अप एंड डाउन कैसे आ सकते हैं बिजनेस में, प्रोडक्ट के बारे में कैसे आ सकते हैं, पिटफॉल्स कैसे है, कितनी अड़चने तुम्हारी जिंदगी में आ सकते हैं, मिस्टेक क्या हुई. ये सब गाइडेंस जब आप लोगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा, आपका हर चीज का सपना बिजनेस का सक्सेस हो सकता है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, मुझे सब कुछ पता है फिर भी मुझे कुछ लेना है, तब आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है. लेकिन आप क्या बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किस चीज की जरूरत नहीं, तब आपका प्रोडक्ट पूरा फेल हो जाता है. So startup के लिए guidance is important, research is important, and expert guidance is important. Not just a, we call information and knowledge. Knowledgeable, legal knowledgeable guidance is important. Not a informative knowledge important. Next thing is that use government portals. Means what, solution के लिए आपको गवर्नमेंट पोर्टल्स के इस्तेमाल करना पड़ेगा. वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ
आपको लीगल एडवाइजर रहेंगे, नहीं तो आपको प्राइवेट एडवाइजर भी मिल सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट के वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स है, जो वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स आपको मिल सकती है। आपके प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, पानी बॉटल से लेकर आप ड्राई फ्रूट तक हर चीज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको सोल्यूशन देता है, आपको ट्रेनिंग देता है। और दूसरी बात ये, उस पोर्टल पे आपको कैसा कैसा प्रोडक्ट आपको लॉन्च कर सकते हैं इसके लिए सोल्यूशन भी मिल सकता है। और प्रोडक्ट के बारे में कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर वक्त सीखता रहना चाहिए। लोग सीखते नहीं, लोग को पता लगता है कि यस मुझे पता है सब कुछ, आई एम परफेक्ट। एक याद रखना, जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक इंसान सीखता रहता है। और जब तक आप सीखते नहीं, मुझे सब कुछ आता है, लोग ज्यादातर इगो सेंट्रिक होते हैं कि लोगों को कोई सोल्यूशन देना, आपको ये आपकी ये गलती हो गई, कैसी गलती हो गई, मैंने गलत तो हो सकता, मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। और आफ्टर दैट इंसान क्या होता है, ठप हो जाता है। सो प्रोडक्ट को जानो, पहचानो, और अपने प्रोडक्ट को, अपने फैशन को कैसा हम अच्छी तरह से लोगों को रोल आउट करेंगे। देखिए, एक वक्त था, माँ नहीं होती तो मेरा जन्म नहीं होता। एथिक्स बताता हूँ। मेरी माँ नहीं होती तो मेरा जन्म नहीं होता। मेरी माँ नहीं होती, दुनिया की औरत नहीं होती तो एग्रीकल्चर का जन्म नहीं होता, खेती का जन्म नहीं होता। अगर मेरी माँ होती तो मैं होता। अगर मेरी माँ है तो मैं कुछ दो वक्त का खाना खाता हूँ। मुझे एक कहना है, औरत को यहाँ तक लाने के लिए, औरत के जेब को भी पॉकेट आने के लिए कम से कम 3-4 साल, 50, 300, 400 साल लगे। तो मुझे ये कहना है कि कम से कम औरत को एक क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके आपको ऐसी कुछ चीज देनी चाहिए कि भाई मैं अलग दे सकता हूँ। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर बिजनेस का है तो सिर्फ वो औरत के पास है। कारण वो, उसका जो हम बात करेंगे मैप है, वो बहुत ग्रेट मैप है। सो आपको औरत के लिए, एक स्त्री के लिए सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लड़की के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ कि बिजनेस कैसा। और उसके लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। और ये सॉल्यूशन आप 3 ले सकते हो तो आपकी जिंदगी में आपका स्टार्टअप अच्छा हो सकता है। मीन्स फैशन डिजाइन में, फैशन गारमेंट में, कुछ भी चीज बनाओ तुम, आप कुछ भी बनाओ। टेक्स्ट एक्सपर्ट गाइडेंस, यूज गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, ये करोगे तो आप कुछ अलग कर सकते हो। सो माय क्वेश्चन इज दैट legal plus ethical is equal to successful startup, builds trust and long term growth. That is the topic. So in this segment we will learn properly legal and ethical सक्सेसफुल स्टार्टअप, और कैसे हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। लीगल एंड इथिकल स्टेप कैसे होती है इसके बारे में जानकारी ली। एंड वन थिंग इज दैट, इस मकाम पे आने के लिए, स्टार्टअप को आगे जाने के लिए आपको बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ मींस आगे की सोचनी चाहिए। आई वांट टू बी गोइंग टू हाई पिक ऑफ माय सक्सेस, हाई पिक ऑफ माय प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट यूनिवर्सल होना चाहिए। जब तक यूनिवर्सल नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम बात करते रहे थे टेक एक्सपर्ट गाइडेंस, लेते वक्त, एक्सपर्ट की गाइडेंस लेते वक्त क्या करना चाहिए, कंसल्ट विथ लीगल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उनके साथ कंसल्टिंग करनी चाहिए। गेट एडवाइस ऑन कंप्लायंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छी तरह प्रैक्टिसेस वाले लोगों के साथ एडवाइस लेना चाहिए। सीक मेंटरशिप फ्रॉम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लेनी चाहिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लोगों की तरफ से। यूज ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल्स, रजिस्टर योर बिजनेस, एक्सेस लीगल एंड टैक्स टूल्स, स्टे अपडेटेड ऑन रेगुलेशन, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आगे जाएंगे, कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में बता रहा था मैं। अटेंड वर्कशॉप एंड वेबिनार ऑल्सो, क्योंकि जब ऐसा भी होता है मैम कि जब हम बात करते हैं वेबिनार्स की, पीपल ऑलवेज जस्ट एनरोल इन द वेबिनार्स एंड पुट डाउन द सेल फोन एंड जस्ट एंजॉइंग मेकिंग देयर ओन बिजनेस, ओन वर्क। दिस इज नॉट फेयर। You want to become a good listener also. When you become a good listener, that time you become a good successful startup person or successful businessman or businesswoman. So question is that attend workshop properly and webinars, follow legal and business news also. And in this segment I want to teach all the guys, मैं आपको एक बात जाते हुए देना चाहता हूँ। आपके सक्सेस के बारे में आपका सराउंडिंग खूब मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आपके सक्सेस के बारे में बहुत मैटर करता है, आप किन लोगों के साथ रहते हो, आपका दोस्त कौन है, आपके फ्रेंड्स कौन है, आप वो क्या जानते हैं, क्या बात करते हैं, बिजनेस के क्या बारे में क्या बात करते हैं। मीन्स बात बिजनेस न्यूज एंड लीगल, फॉलो लीगल एंड बिजनेस न्यूज के साथ साथ आपका सराउंडिंग बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपको, यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट प्रॉपरली कि आपके सराउंडिंग खूब मैटर करता है। और मैटर करते वक्त आपको
आपके फ्रेंड बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं या गॉसिपिंग करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। रीड अप टू डेट बुक्स एंड आर्टिकल्स, मीन्स आपके बिजनेस के, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट कौन सा है, आपके प्रोडक्ट का कम्पिटिटिव कौन आया मार्केट में, अप टू डेट बुक्स एंड आर्टिकल्स आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। कंक्लूजन के वक्त आप बात कर रहे थे कि लीगल एंड इथिकल सक्सेसफुल स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन उसके लिए बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको रिजॉल्व इश्यूज लीगली, मीन्स कोई भी इश्यूज होगा, समझो कोई कस्टमर आपके बुटीक में आ गया, आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लाया, परचेस किया, कस्टमर आया, 2 दिन के बाद आया, सर एक्सक्यूज मी, दिस टाइप ऑफ योर प्रोडक्ट, दिस इज योर हैंड एंड वन थिंग इज इट हैव सम प्रॉब्लम्स। तो आपने बोला नहीं नहीं हमारे पास नहीं था, हमने दिया था तब अच्छा था, आपने खराब कर दिया। ऐसा नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, आप बता रहे थे हम ले रहे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं था। सो आप जब आपके प्रोडक्ट आउटलेट में लगाते हो तो तब आपको सब चेकआउट करना चाहिए प्रॉपरली। और लीगल इश्यूज अवॉइड फाइंस, इसको बात करेंगे, ये कस्टमर के हुए। लेकिन जब आप बात करें टेक्निकली इश्यूज के बारे में बात करेंगे, जो फाइन्स है, जीएसटी का होगा, इनकम टैक्स का होगा और सबका होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बारे में हमें फाइन्स को रिजॉल्व करना चाहिए। रिपोर्टेबल सोर्सिंग एंड मार्केटिंग, रिपोर्टेबल सोर्सिंग मार्केटिंग है जो है, जो हमारे अच्छे होने चाहिए, सोर्सिंग अच्छे होने चाहिए, मार्केटिंग अच्छे होने चाहिए। मार्केटिंग होने के बाद हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है लोगों के पास। कंप्लाई विद टैक्स ऑब्लिगेशन, मीन्स व्हाट, टैक्स ऑब्लिगेशन जितने हो वो हर वक्त हमें कंप्लीट करनी चाहिए। जीएसटी जैसा मंथली क्वार्टरली हम भर सकते हैं, इनकम टैक्स रियरली भर सकते हैं। इवन एज अ टॉकिंग अबाउट फूड लाइसेंस का इनकम टैक्स अलग भरना पड़ता है। इवन एज अ फूड से एफएसआई में जब बात करते हैं, या इवन एज अ हम बात करेंगे पोल्यूशन डिपार्टमेंट का कंप्लायंस वगैरह, इवन एज एनओसी का, ये सब हमें वक्त वक्त पे भरने चाहिए, वक्त पे कंप्लीट करनी चाहिए। क्योंकि टेक्निकल एंड ग्राउंड लेवल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल्स सर्विसेज, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मीन्स व्हाट, जब तक आप लीगली कंप्लीट नहीं होते तब तक आप इथिकली आगे जा नहीं सकते। और ये दोनों जब साथ में आ जाएंगे, तब आपका बिजनेस स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये जब कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन व्हेन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ thoughts and thinking, legal and ethical startup, getting success. And one thing is that when you do this type of work in your business, when you're talking about your portal, when you're talking about your own product also, that time you get success. All type of legal things means what, आप खुद के साथ प्रामाणिक होना चाहिए। एंड वन थिंग इज दैट, प्रामाणिक होने के बाद बोलते, हम बोलते ना, मेरे प्रोडक्ट के साथ में मैं ईमानदार हूँ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, और मेरा प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी मेरे प्रोडक्ट का सब टेक्निकली बैकग्राउंड भी अच्छा है, दैट टाइम वी गेट सक्सेस। दैट इज द मेन मोटो ऑफ योर प्रोडक्ट। सो आई होप सो टुडे इन दिस plus our seminar we learn about the products, various type of challenges, sustainability, and one thing is that in these slides, in this session, we learn about अंडरस्टैंडिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम कैसा हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इकोसिस्टम मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते, सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते, कस्टमर की तरफ कैसे प्रोडक्ट जाता है, इसके बारे में हमारा एक खुद का सर्कल तैयार होना चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल स्ट्रक्चर हमने कैसे करने चाहिए, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर के बारे में डिस्कशन किया, आईपीआर कैसा हो सकता है, कॉपीराइट्स वगैरह सब कुछ कैसा हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस और स्टार्टअप ऑल्सो। टैक्सेशन एंड कंप्लायंस बेसिक्स, ये है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। एंड इथिकल प्रैक्टिस इन फैशन बिजनेस, फैशन बिजनेस में इथिकल प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाजार में हजारों तरह के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट चलता है क्या, नहीं चलता। इसलिए इथिकल प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, कुर्ती से लेकर टी शर्ट लेकर तब, और ईच एंड एवरीथिंग विच आर रिलेटेड टू योर फैशन is important for business also. And sustainability and social responsibility is important for your business also. Sustainability and social responsibility means what, कि हमें हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों पर तक अप्रोच करना है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोडक्ट भी जाए, और खासतौर पर हमारे जो जो सीएसआर की तरफ से हम कुछ कर सकते समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो भी हमें करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर दैट वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, without a society we can't. And our customer are also the man, the woman also, and they are the part of our society. So startup legal and ethical steps, स्टार्टअप के लिए लीगल एंड एथिकल स्टेप्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब हम बात करने आपके लोगों की, आपके कॉलेज की, आपके स्टूडेंट की, आपके डिपार्टमेंट की, और ज़्यादातर बात करेंगे हम फैशन जोन की, फैशन टेक्नोलॉजी की, तो हमें डिजिटल से लेकर कपड़े तक
फार्मर से लेकर ग्राउंड लेवल के सामान्य आदमी तक, सामान्य महिला तक हमें सोचना पड़ेगा, हमें डिजाइन करना पड़ेगा, और ये सब करके हमें पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। इंसान बनने के बाद हम अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की नीड क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा सेल हो सकता है, और ज्यादातर प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। जानकारी नहीं होनी चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन नहीं होनी, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। जब हमें पता चलेगा, दैट टाइम हम आगे जा सकते हैं। और जब तक हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें अच्छा पता नहीं चलता, तब तक हम आगे जा नहीं सकते। सो आई थिंक दैट यू मस्ट बी लर्न प्रॉपरली द लीगल नॉलेज अबाउट आवर प्रोडक्ट। स्टार्टअप करते वक्त आपको क्रिएटिविटी देनी चाहिए। मैं एक ही चीज दूंगा, लेकिन अलग से दूंगा, ये खुद को बोलना चाहिए। लेकिन हर कोई क्या करता है, स्केचेस देखिए, आजकल ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। उसके पहले हम क्या करते हैं, वी आर कॉपी राइटर, चैट जीपीटी पे डालते, एआई पे डालते, डिजाइन दे दो मुझे, हम तैयार करेंगे। लेकिन याद रखना, उसके अलावा भी कुछ अलग है। रशिया में अभी देखिए, उन लोगों ने आज तक पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन किया था, लेकिन कल परसों न्यूज आ गई, उन लोगों ने पूरा ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया, और फिर से वो बुक की तरफ आ गए, फिर से वो तो प्रिंटिंग मटेरियल की तरफ आ गए। सो क्वेश्चन इज दैट, लोगों को क्या लगता है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्टार्टअप। और कितनी चीजें सारी सिंपल से, हम टाई के बारे में बात करेंगे तो आप अच्छी तरह से टाई दे सकते हो। तो कैसा टायर तैयार कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कौन सी टाई तैयार कर सकते हो, कैसा डिजाइन बना सकते हो, इसके बारे में सोचकर जब हम बात करेंगे, तो तभी हम लोगों को कुछ दे सकते हो। ड्रेस डिजाइन कैसे कर सकते हो, शर्ट्स कैसे लॉन्चिंग कर सकते हो, कौन कौन से शर्ट्स लॉन्चिंग कर सकते हो। एज लाइक मार्केट में कितने नायकरा से लेकर वेरियस टाइप ऑफ ब्रांड्स आर इन मार्केट। क्वेश्चन इज दैट, हर ब्रांड कैसा चल रहा है, हर कोई अपनी जाहिरात एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन वो अलग सा क्यों है, इसलिए चल रहा है। राइट नाउ वेन टॉकिंग अबाउट जुडियो प्लेटफॉर्म, वहां पे हर सिटी में जुडियो प्लेटफॉर्म आ गया है। कैसा चल रहा है, इसके बारे में उन लोगों ने पूरा R&D किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट चल रहा है। सो क्वेश्चन इज दैट, हमें भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कम से कम जानकारी नहीं तो नॉलेज होना चाहिए। जानकारी सिर्फ आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको बता सकता है, लेकिन वो इवेल्युएट नहीं कर सकता। सो क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट बी थिंक अबाउट प्रॉपरली कि मुझे ये करना है, मेरे बिजनेस के बारे में ये करना है, मुझे ऐसा काम करना है, मेरा स्टार्टअप ऐसा करना है, और उसके बाद मुझे उसको बिजनेस को सस्टेनेबली बन जाना है। सो इसके लिए आपको लीगल से लेके इथिकल तक, मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट किया, लेकिन आपको इथिकल नहीं रहे, प्रोडक्ट बहुत जा रहा है, प्रोडक्ट बहुत जा रहा है, और उसके बाद कस्टमर को आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट बहुत डिफॉल्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपका याद रखना, आपका प्रोडक्ट 1 सेकंड में डाउन हो सकता है। सो अगर आपने 10 साल में कुछ जो कमाया वो सेकंड में जा सकता है, इसलिए यू मस्ट बी रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट, यू मस्ट बी रिस्पेक्ट योर कस्टमर। एंड वन थिंग इज दैट you are responsible for your success or you are responsible for your failure. So legal and ethical steps are important for your business, you must be understand properly. In this session we highlight properly, understand the ecosystem. Ecosystem means what, how to sell the product, to the connectivity to the person, person to person, company to person, all type of business structure, legal structure, intellectual properties, action completion, ethical practice, and sustainability and social responsibility. All points are covered by us. And one thing is that I hope so you enjoy this lecture, and this startup make you happy when you understand these all type of steps in your life. When you learn properly, when you get knowledge properly, that time you get success. So question is that, on your mark, question is that you must be think about that properly. In my life I want to choose that product which is good for my future and which is good for my customer, the people, and उससे मेरे जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। स्टार्टअप के लिए कुछ डरो मत, अपने जिंदगी का स्टार्टअप करने के लिए डरो मत, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक आपको बोलते ना कमियां ना मिलेगी। सो स्टार्टअप करने के लिए आपको कम से कम स्टार्ट तो करना पड़ेगा। आई वांट टू टेल यू दैट, जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया मैं बताता रहता हूँ हर वक्त मेरे सेशन में। 85 ईयर्स के जब थे थॉमस अल्वा एडिसन, उस वक्त उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया था, दोस्त ने छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया था, लेकिन उनकी लैब पूरी उस वक्त बोलते ना जल गई पूरी, और लोग आ गए बोले अभी क्या करेगा, ये तो सुसाइड करेगा। उनका पॉजिटिव आंसर यही था कि भाई आज तक की मेरी जितनी गलती थी सब जल गई। उसके बाद 8 दिन के बाद उस आदमी ने बल्ब का शोध लगाया। सो क्वेश्चन रिसर्च किया। माई क्वेश्चन इज दैट, लाइट आप हमारे जिंदगी में लाई,
सो थिंक अबाउट दैट आइडिया बुरा आइडिया है, पागल ही रहते हैं। और जगह दुनिया में जितने पागल लोग हैं उन्होंने इस दुनिया पे राज किया है। 95% लोग उन पागल लोगों की कंपनियों में काम करते हैं। सो थिंक अबाउट दैट। मैं अलग कुछ दे सकता हूँ, और जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, आप आपके कॉलेज का हम एक रिसर्च भी करेंगे, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो कुंभ मेला, महाकुंभ मेला 2027 के लिए हम कुछ अलग कर सकते हैं क्या? टी शर्ट हो या कुर्ती हो, कुछ अलग दे सकते हैं क्या? समझो, हमने कुछ अलग दिया तो पूरी क्रांति हो सकती है। क्योंकि हर रोज 3.5 से 4 करोड़ लोग नासिक में आने वाले हैं। सिर्फ आप इमेजिन नहीं करोगे, 6 महीने हम लोगों ने काम किया तो तुम्हारा स्टार्टअप ग्रेट हो जाएगा। आई हैव द 1000 प्रोडक्ट आइडियाज विच आर created by my own self and my team also. With my team also, my colleague Miss Sakshi Tide ma'am and me, we research last 3 years also, and 1000 प्रोडक्ट की हमने रिसर्च की है पूरी। प्रोडक्ट खाने से लेके अपने कपड़े तक, तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। वन थिंग इज दैट, आप लोगों ने सभी ने मुझे सुन लिया। मेरा जो कुछ नॉलेज था सब मेरे गुरु का था। जो कुछ गलत होगा तो मेरा समझिए, एंड वी डू द बेस्ट। बट यू मस्ट बी थिंक अबाउट दैट, आई वांट टू बिकम अ गुड स्टार्टअप पर्सन, आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन माय लाइफ। छोटा बच्चा, छोटी औरत, छोटा आदमी कुछ कर सकता था, आप क्यों नहीं कर सकती? जिसके पास लिखने का नॉलेज नहीं, बाकी तो छोड़ दीजिए, नॉलेज नहीं, वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वी हैव यू हैव द ग्रेट नॉलेज। सो थिंक अबाउट दैट। एंड मेरे जिंदगी का उसूल है, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो कुछ अलग करके जाऊंगा, अलग करके जाऊंगी। ये खुद को बोल दो, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर लाइफ। सो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यू मस्ट बी थिंक अबाउट। कर हर मैदान फतेह, you must be think about that। when you think about this type of strategy, that time you get success। आपको लगता होगा सर स्टार्टअप करना है और पैसा नहीं, ये नहीं हुआ है, तो छोटे से स्टार्टअप करो। आपके पास कम से कम कपड़ा है। कुछ लोगों का सपना यही है, 2 वक्त की रोटी और तन पे अच्छा कपड़ा। आपके पास कपड़ा भी है, आपके पेट में रोटी भी है, आपकी बॉडी पे परफ्यूम भी है, उनके बॉडी पे नहाने के लिए साबुन भी नहीं, लेकिन उनका सपना बड़ा है। सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता। सपने वही लोग देखते हैं जो जिंदा होते हैं। सपने वही लोग देते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। जब सुबह सुबह जब उठते तो सूरज को पहला सवाल पूछना चाहिए, तेरी किरण मेरे विचारों से, मेरे ख्वाबों से बड़ी नहीं, तेरी किरणों से मेरा ख्वाब बड़ा है। ये खुद को बोलना चाहिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। आप ये करोगे तभी आपके जिंदगी में सक्सेस हो सकते हो। आई होप सो यू एंजॉय। कर हर मैदान फतेह। मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मेरे ख्वाब को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं मेरे ख्वाब को और खुद को मैं सोने नहीं दूंगा। ये वाक्य अपनी जिंदगी में हर वक्त करो करो। और लास्ट पंच लाइन आई वांट टू टेल यू दैट, इफ यू वांट टू सक्सेस यू मस्ट बी नैरो माइंडेड। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। हैव गुड डे। ओवर टू मैम। या या सो आई सेड, इसी इसी विचार के साथ कि जब तक हम मैदान फतेह नहीं कर सकते, हम तब तक वो सोच पहले होना चाहिए, तब जाके ये बिजनेस का आइडिया बड से फ्रूट, मतलब फ्रूट करेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर सेशन, फॉर इग्नाइटिंग दैट थॉट अमंगस्ट आवर फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। यस मैम। यस थैंक यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू।